देश के मत में आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के हाई प्रोफाइल सीट राजनांदगांव की। राजनांदगांव सीट लोकसभा सीट काफी हॉट सीट मानी जाती है। यह सीट 1952 में पहली बार अस्तित्व में आई। 2019 में भारतीय जनता पार्टी के संतोष पांडे इस सीट से जीते थे। 2024 में भी बीजेपी ने संतोष पांडे को ही इस सीट से मैदान में उतारा है। उधर कांग्रेस ने इस सीट पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उम्मीदवार बनाया। बता दें कि 2009 में इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के संतोष पांडे ने कांग्रेस के भोलाराम साहू को हराया था। राजनांदगांव लोकसभा के अंतर्गत विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं। ये सीटें पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी और मोहला मानपुर हैं। इनमें से 5 कांग्रेस के कब्जे में हैं और 3 बीजेपी के कब्जे में हैं। आइए जानते हैं राजनांदगांव लोकसभा सीट का राजनीतिक इतिहास। बता दें कि राजनांदगांव जिला पहले दुर्ग जिले का हिस्सा हुआ करता था। 26 जनवरी 1973 को अलग होकर राजनांदगांव जिला अस्तित्व में आया। 2009 में इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। इस बार बीजेपी की नज़र जीत का चौका लगाने पर है। 1957 में इस सीट पर पहली बार लोकसभा चुनाव हुआ। तब से लेकर 1971 तक यह सीट कांग्रेस का गढ़ रहा। इसके बाद 1977 में जनता पार्टी के उम्मीदवार ने यहां से जीत दर्ज की। इसके बाद कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी की जीत होती रही। कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उम्मीदवारी से हाई प्रोफाइल बनी इस सीट पर भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ने की योजना के साथ काम कर रही है। अमित शाह से लेकर पार्टी के स्टार प्रचारक यहां पर चुनावी सभा कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ ने सभा की, तो उसी दिन कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने भी वहां पर रैली कर जनसभा को संबोधित किया। वे लोग राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये केवल राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने की प्रवृत्ति नहीं, यह भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने का कांग्रेस का कुत्सित चेष्टा थी। और यही कारण था कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को जब अवसर मिला, पूरी तरह लूटने का कोई अवसर वे लोग चूके नहीं, कोई अवसर चूके नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, चाहे वह डॉक्टर रमन सिंह की छत्तीसगढ़ की सरकार रही हो, चाहे वह वर्तमान में श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व की सरकार हो, इन लोगों ने यहां के गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, वनवासियों, आदिवासियों के लिए, उनके उत्थान के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में जो योजनाएं बनाई थी, कांग्रेस ने अपने 5 वर्ष के कुशासन में ही उन्हें पूरी तरह समाप्त करने का प्रयास किया, पूरी तरह समाप्त करने का प्रयास किया। और मुझे तो बताया गया कि इस प्रतिष्ठित सीट पर कांग्रेस ने यहां के पूर्व मुख्यमंत्री को, श्री भूपेश बघेल को ही अपना प्रत्याशी बनाकर के उतारा है। यानी जिनके ऊपर पहले से ही शराब घोटाले का, कोयला घोटाले का, पब्लिक सर्विस कमीशन के घोटाले का, डीएमएफ घोटाले का, गोठान घोटाले का और महादेव ऐप के घोटाले का आरोप हो और एफआईआर भी लॉन्च हो चुकी हो, और व्यक्ति पूरी ठसक के साथ चुनाव लड़ने का तो साहस कर रहा है, इसका मतलब वह ये मान के चलता है कि हम कितना भी बड़ा अपराध करेंगे तो हम लोग समाज की आंखों में धूल झोंक करके सत्या त्याग लेंगे। अब नहीं होने वाला है। ये नया भारत है, नया भारत। नए भारत में घोटालेबाज नहीं चलेंगे। अगर आज आप इस सच्चाई को नहीं पहचानेंगे तो आपने खुद सुन लिया इनके नेता क्या कह रहे हैं। आपने खुद सुन लिया, इनके नेता देश भर में घूम घूम के कह रहे हैं कि हमें 400 सीट दो, हमें फिर से 5 साल दो, हम संविधान को बदल डालेंगे। क्या मतलब है इसका? कभी सोचा है मेरी बहनों कि आपको समान अधिकार कौन देता है? कोई नेता नहीं देता बहनों, संविधान देता है। आदिवासियों को
जल, जंगल, जमीन पर अधिकार कौन देता है? कोई नेता नहीं देता भाइयों और बहनों, संविधान देता है। किसानों को वोट का अधिकार कौन देता है? कोई नेता नहीं देता बहनों और भाइयों, संविधान देता है। और यही संविधान है जिसके लिए इस देश के महापुरुष शहीद हुए। यही संविधान है जिसको बनाने के लिए आपके पूर्वजों ने खून और पसीना बहाया, इस जमीन को सींचा अपने खून से, इस देश को आजादी दी अपने खून से। उस संविधान को बदलेंगे? क्या जरूरत है उसे बदलने की? कभी सोचा है? क्योंकि ये प्रधानमंत्री सिर्फ सत्ता चाहते हैं। ये चाहते हैं कि पब्लिक का अधिकार, कि जनता का अधिकार कमजोर हो। ये चाहते हैं कि आपकी भागीदारी इस देश के लोकतंत्र में कमजोर हो जाए। ये चाहते हैं कि आज जो आरक्षण मिल रहे हैं ये कमजोर हो जाए। ये चाहते हैं कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को बचाने के लिए जो कानून इस देश में लागू हैं वो कमजोर हो जाएं। ये है भविष्य जो आने वाला है। सीएम योगी के साथ साथ पार्टी के अन्य नेता भी लगातार चुनाव प्रचार करने पहुंचे। प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय ने प्रत्याशी संतोष पांडे के पक्ष में एक जनसभा की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस और भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा। यहाँ पर 4 नीचे कर, नीचे कर, थोड़ा नीचे कर। पहले हम कानपुर में एक चुनावी सभा में थे और अभी भीषण गर्मी है, शादी ब्याह का सीजन है। उसके बाद भारी संख्या में लोग आ रहे हैं और भारी उत्साह है, और इस बात का प्रमाण है कि राजनांदगांव की सीट भी हम लोग भारी मतों से जीत रहे हैं, और छत्तीसगढ़ की सभी सीट 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मुख्यमंत्री जी हट जाएगा और संविधान बदलने की बात लगातार आरोप लगा रहे हैं। वो सत्य बोल रहे हैं। कांग्रेसी लोग वोट बोलने में बहुत माहिर है, उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, तो उनके लोग बात कर रहे हैं। एक तरफ जहां भाजपा पूरे तरीके से चुनाव प्रचार में लगी है, तो वहीं कांग्रेस भी चुनाव में जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही। इसी कड़ी में राजनांदगांव लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल ने भी जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, जहां पर उन्होंने बीजेपी के डबल इंजन की सरकार की बात को लेकर निशाना साधा। कल मंच से उन्होंने कहा, इसका आरोप क्या लगा आपके ऊपर में क्या? उनका कहना है कि जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है उनको यहाँ कुछ लोग यहाँ से लड़ रहे हैं, चुनाव आसान कर दिया इस तरीके से। विष्णुदेव साय जिसे कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती थी कि मिलिंग में 40 रुपए बढ़ा के 120 रुपए कर दिया गया है। 5 महीने हो गए सरकार बने, तो 40 रुपए कब कर रहे हैं? और क्या विष्णु जी के भोग लगने के बाद 120 रुपए चलेगा? दूसरी बात, शराब में आरोप लगाया, शराब घोटाला हुआ, 2200 करोड़ का शराब घोटाला हुआ, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। अब फिर से उसको ईओडब्ल्यू ने और ईडी ने एफआईआर फिर से लॉन्च किया है। तो सवाल इस बात का है कि यदि जीएसटी का नुकसान हुआ है, यदि राज्य सरकार को धन का नुकसान हुआ है, तो वसूली क्यों नहीं हो रही है? उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? दूसरी बात, फैक्ट्री संघ वही है, होलोग्राम सप्लायर वही है, प्लेसमेंट एजेंसी वही है, तो क्या विष्णु जी को अब तर्पणी लग रहा है कि फैक्ट्री वाले जो लेकर के बात कर रहे थे वो क्या हो गया? तीसरी बात, महादेव सट्टा के बारे में बात कर रहे थे, इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है। ये उस समय प्रधानमंत्री कहते महादेव को भी नहीं छोड़ा, भगवान महादेव को, और उसके नाम से छत्तीसगढ़ में सट्टा चल रहा है, और ये सट्टा पूरे देश में चल रहा है, छत्तीसगढ़ में चल रहा है, और पिछले 5 महीने से डबल इंजन की सरकार है। मुझ पर आरोप लगता था कि मेरे संरक्षण में हो रहा है, अब तो सरकार डबल इंजन की सरकार है और महादेव सट्टा अभी भी चल रहा है। तो मैं विष्णुदेव साय से पूछना चाहता हूं, अब ये सट्टा का नाम, महादेव सट्टा का नाम बदल के
क्या विष्णुदेव साय सट्टा रखें कि नरेंद्र मोदी सट्टा रखें, ये बताए वो, क्योंकि 5 महीने से अभी चल रहा है। इसका संरक्षण कौन दे रहा है और इसे पैसा वसूली कौन कर रहा है? वहीं आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में भाजपा प्रत्याशी भी पीछे नहीं हैं। भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे ने महादेव सट्टा ऐप में भूपेश बघेल के नाम को लेकर भी कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल पर हमला बोला है। भूपेश बघेल कहते हैं नहीं भ्रष्टाचारी है, ये न्यायालय ने लगभग सिद्ध कर दिया है और जो अभी धाराएं लगी है उसमें 420 भी लगा है। और इस प्रकार से कोल में, शराब में और सट्टा में जो घोटाले हुए हैं वो स्पष्ट हो गया है कि ये भ्रष्ट है और जनता इस समय उनको निपटाएगी। छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री थे, उनको निपटाया, अब यहाँ से राजनांदगांव से लोकसभा में भी उनको यहाँ से निपटा के भेजेंगे। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। दोनों ही पार्टी के प्रत्याशी लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी के साथ ही चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। वहीं आज शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। इसी के साथ ही हम 2019 लोकसभा चुनाव में राजनांदगांव की स्थिति भी जान लेते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के संतोष पांडे ने कांग्रेस के भोलाराम साहू को 1,11,966 वोटों से हराया था। संतोष पांडे को 51% वोट मिले थे, जबकि भोलाराम साहू को 42% वोट प्राप्त हुए थे। यहाँ के मुद्दों पर एक नजर डाल लेते हैं। राजनांदगांव लोकसभा में राजनांदगांव जिला कवर्धा जिला, नवगठित खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिला और नवगठित मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी जिला शामिल है। इस लिहाज से इस लोकसभा क्षेत्र में 4 जिले शामिल हैं, जहां मूलभूत सुविधाएं ही प्रमुख मुद्दे हैं। बेरोजगारी भी यहां का एक प्रमुख मुद्दा है। इसी के साथ ही कोई बड़ा उद्योग राजनांदगांव जिले में नहीं है। नवगठित दोनों जिलों का विकास भी किया जाना है। सड़क, प्रधानमंत्री आवास, शिक्षा और रोजगार भी यहाँ के प्रमुख मुद्दे हैं। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र का आधा हिस्सा नक्सल प्रभावित है। यहाँ नक्सलियों की मौजूदगी हमेशा तो नहीं रही, लेकिन मोहला मानपुर और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के समीपवर्ती इलाकों में कभी कभी नक्सलियों की मौजूदगी रहती है। यही वजह है कि राजनांदगांव लोकसभा सीट के संवेदनशील क्षेत्रों में विकास शहरों के मुकाबले काफी कम पहुंच सका है। हालांकि समय के साथ कई क्षेत्रों में विकास कार्य किए जा रहे हैं। इस क्षेत्र में पेयजल, पक्की सड़क, बिजली और शिक्षा समेत मूलभूत सुविधाओं को लेकर जनता मतदान करती है। इस बार सड़क, पानी, स्वास्थ्य, महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा काफी अहम है। लोगों का कहना था कि आज भी राजनांदगांव लोकसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें जर्जर हालत में हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गर्मी के समय पानी की किल्लत झेलनी पड़ती है। स्वास्थ्य सुविधा के लिए आज भी कई किलोमीटर दूर शहर के चक्कर काटने पड़ते हैं। महंगाई का जिक्र करें तो मतदाताओं का कहना था कि पहले की अपेक्षा में तेजी से महंगाई बढ़ी है। जो सिलेंडर पहले 400 में मिलता था, आज उसके लिए 1100 रुपए देने पड़ रहे हैं। पेट्रोल के दाम भी 100 रुपए के पार पहुंच गए हैं। इससे हर चीज के दाम बढ़ गए हैं। जितनी कमाई नहीं है, उससे ज्यादा खर्च हो रहा है। वहीं अगर राजनांदगांव सीट को राजनीतिक समीकरण से देखा जाए तो राजनीतिक रूप से राजनांदगांव जिला शुरू से ही छत्तीसगढ़ के प्रमुख चर्चित जिलों में से एक रहा है। कई बड़े कांग्रेस और बीजेपी के वरिष्ठ नेता यहां से आते हैं। इस लिहाज से यह जिला छत्तीसगढ़ में खास माना जाता है। 15 साल तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह इस जिले से विधायक हैं और लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। दोनों ही प्रमुख दलों ने एक बड़ा दांव यहां खेला है। भाजपा ने इस बार संतोष पांडे पर दांव लगाया है, तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इस लोकसभा सीट से मैदान में उतारा है। 2019 में तो संतोष पांडे ने यहां से जीत दर्ज की थी। वहीं इस बार देखना होगा कि कौन सी पार्टी जीत कर आती है और जनता किस पर विश्वास जताती है।
बात करें अगर यहाँ के जातिगत समीकरण की, तो राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र 8 विधानसभाओं से मिलकर बनाया गया है। इसमें राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी, मोहला मानपुर, डोंगरगढ़, खैरागढ़, कवर्धा और पंडरिया हैं। यहाँ की जातिगत समीकरण की बात की जाए तो राजनांदगांव लोकसभा सीट पर पिछड़ा वर्ग ज्यादातर देखने को मिलता है। वहीं साहू समाज के भी वोट इतने हैं जो किसी भी प्रत्याशी को जिताने में अहम योगदान देते हैं। 8 विधानसभा क्षेत्र में साहू समाज का वोट बैंक 5 लाख से ज्यादा का बताया जाता है। सामान्य वर्ग से भी यहाँ प्रत्याशी जीत चुके हैं, इसलिए सामान्य वर्ग को भी कम समझा नहीं जा सकता। लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टियां क्षेत्रवार समाज पर भी काफी ध्यान देती हैं। जैसे खैरागढ़ में लोधी समाज, तो मोहला मानपुर में आदिवासी समाज की बाहुलता है। राजनांदगांव की कुल जनसंख्या करीब 23 लाख है, जिसमें आदिवासी और लोधी समाज के मतदाता ज्यादा हैं। दोनों क्रमशः 35 और 30% हैं। इसके अलावा साहू समाज के भी यहाँ 25% मतदाता हैं। अनुसूचित जाति समाज से आने वाले सतनामी समाज की भी राजनांदगांव लोकसभा सीट पर अच्छी आबादी है। बात करें अगर हम भूपेश बघेल की, तो भूपेश बघेल को इस बार विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो उनके अनुसार यह सीट कांग्रेस के लिए सुरक्षित मानी जा रही है। इसलिए यहां से कांग्रेस ने भूपेश बघेल को अपना प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी ने यहां से सामान्य वर्ग के उम्मीदवार संतोष पांडे को उतारा है। ऐसे में पार्टी भूपेश बघेल पर दांव खेलकर ओबीसी वोटर्स को साधने की कोशिश में है। भूपेश बघेल राज्य में ओबीसी के सबसे बड़े चेहरे हैं। वहीं पूर्व सीएम की लोकप्रियता को भी पार्टी भुनाना चाहती है। कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जीवन राजनीति से जुड़ा रहा है। भूपेश बघेल का जन्म दुर्ग जिले में हुआ था। वर्तमान में वह पाटन विधानसभा सीट से विधायक हैं। साथ ही वह एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। भूपेश बघेल शुरू से ही राजनीति से प्रभावित रहे हैं और भारतीय युवा कांग्रेस से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। वहीं जनसंपर्क के दौरान कांग्रेस के न्याय पत्र की जानकारी भी लगातार वह दे रहे हैं। जानकारी देते हुए ग्रामजनों से साझा करते हुए उन्होंने कहा कि आश्चर्य की बात है कि 10 साल तक केंद्र में सरकार चलाने वाली भाजपा अपने कामकाज के आधार पर वोट नहीं मांग रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके चुनावी शुभांकर हैं, लेकिन अपने किसी पोस्टर होर्डिंग में वह नहीं बता रहे कि वे महंगाई और बेरोजगारी के लिए क्या करने वाले हैं। एक तरफ मोदी जी 5 किलो राशन की बात करते हैं, दूसरी ओर भाजपा की राज्य सरकार राशन कार्ड से मिलने वाले राशन में 15 से 20 किलो राशन काट देती है। भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का न्याय पत्र देश की आवाज है। देश के हर वर्ग की जरूरतों का प्रतिनिधित्व हमारा न्याय पत्र करता है। वहीं बात इसी के साथ ही हम बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडे के बारे में भी बात कर लेते हैं। संतोष पांडे कबीरधाम जिले के सहसपुर में उनका जन्म हुआ था। इसी के साथ ही संतोष पांडे की पारिवारिक पृष्ठभूमि भी पूरी तरीके से बीजेपी से जुड़ी हुई है। वहीं राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से 17वीं लोकसभा से सांसद बने। वर्तमान में वह राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं। संतोष पांडे आरएसएस के बेहद करीबी हैं, तो उनके लिए वहां से काम जारी है। दूसरा यह है कि संतोष पांडे कभी भी डमी चेहरा नहीं है। उन्होंने समय समय पर क्षेत्र के मुद्दे उठाए हैं। तीसरा मजबूत पॉइंट यह है उनके लिए कि प्रदेश में लोकसभा सीटों के लिए जो सर्वे हुआ उसमें भी वो खरे उतरे हैं। सिर्फ 2 सांसद का टिकट नहीं काटा गया, उनमें से एक नाम संतोष पांडे का भी है।
वहीं हमारे इस खास कार्यक्रम में राजनांदगांव से हमारी संवाददाता नीरा साहू हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नीरा जी, दोनों ही पार्टियां जोरों शोरों से चुनाव प्रचार कर रही हैं। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। इसके बाद जो प्रत्याशी है वो डोर टू डोर जाकर प्रचार करेंगे। क्या स्थिति है अभी वहां की? जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि राजनांदगांव लोकसभा की स्थिति जो है, दोनों प्रत्याशी जो है, चाहे वो निर्दलीय की प्रत्याशी हो, यहाँ पे लगभग 16 नोटा करके 16 प्रत्याशी है और सारे लोग जो है डोर टू डोर। और क्योंकि आज जो है प्रचार प्रसार की जो आज अंतिम दिन है, शाम 6 बजे के बाद जो है शोरगुल जो है थम जाएगी और डोर टू डोर जो है लोगों के साथ जो है संपर्क करेंगे। वैसे विधानसभा देखा जाए, विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव पिछले दफा की बजाय अभी इस बार जो है वोट तो कम हुआ है। दोनों प्रत्याशी जो है दलीय भी जो है रोड तो जो है एक ही बार हुआ है। बाकी लगातार जो है जनसंपर्क अभियान के थ्रू लोगों के पास जाने का एक अभियान चलाए हैं और हम अभी जो है जनता यहाँ पर आम जनता जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन लोग से जानना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी या कांग्रेस के प्रत्याशी, दोनों सरकार जो है भाजपा और कांग्रेस ने 5 साल कांग्रेस की सरकार रही है, इसके पहले 15 साल बीजेपी की सरकार रही है, फिर अभी 5 साल बाद जो है बीजेपी की जो सरकार आई है, इसमें लगभग 4 महीना होने जा रहा है। तो जनता कितनी खुश है और इन लोग की क्या राय हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल जी बताए अम्मा कि जी बताए, अभी बीजेपी की सरकार जो है महंगाई वंदन जिसमें हर मंथ 1-1 माह देने की बात हुई है। अभी भाजपा की सरकार मोदी की गारंटी, तो आपको क्या महंगाई वंदन के योजना का लाभ मिला है? 1000 महीना मिलता है क्या? मिला है क्या? पहले तो आप अपना नाम बताइए, कहाँ से है? भाग्या भाई आपको 1000 हर मंथ मिल रहा है। किस्त मिल गया है 2 किस्त। और आगे क्या रहा है? आप किसको वोट करना चाहेंगे, भाजपा को या कांग्रेस? कौन सी सरकार से आप खुश हैं? हाल देते कर हाल देखे खुश रहो, नहीं देखे कैसे करना? कौन सी सरकार की आपको 1,000 कौन दिए हैं? आपको पता है कौन सी सरकार दिए हैं, कौन सी पार्टी दिए हैं आपको? मोदी तो दिया है। अच्छा, तो आप मोदी को वोट करेंगे? देखेंगे वोट डाले जाएंगे तो बोलना दे रहे हैं, हमारी मर्जी है। जी जी बताइए मैं आपको ये इधर आइए, मैं आगे और ले जाना चाहूंगी। आप कहाँ से हैं? वार्ड नंबर 1। अच्छा, जैसे यहाँ पे मजदूरों से लेके किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं निकली है, इसमें आपकी क्या राय है? कौन सी सरकार को आप वोट करेंगे? सरकार लोग कोई नहीं डाल सकता है, बेरोजगारी बहुत काफी ऐसी तड़प रहा है और महंगाई देखो तो बढ़ा रहा है और दिन के दिन सरकार काम कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। इधर 1000 दे रहा है महंगाई योजना में और इधर रेट बढ़ा रहा है, क्या मतलब मिल रहा है? हमारे पैसे हम ही पूछ रहे हैं। कौन सी सरकार को वोट करना चाहेंगे? सरकार अच्छे से चला सके यहाँ का, सरकार कोई फैक्ट्री खोल सकते हैं? पहले 1000 साल ऐसी निकल किया उद्धार कुछ नहीं किया है। अच्छा, गरीब आदमी मर रहा है कुछ नहीं। अच्छा, कांग्रेस की सरकार ने भी कुछ नहीं किया, और भाजपा की सरकार ने भी कुछ नहीं किया, मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया। अच्छा, तो आप वोट किसको करेंगे? वो अपन फैक्ट्री ऊपर खोलवाएंगे, उसी को देंगे, नहीं देगा तो किसी को नहीं देना। अच्छा, ठीक है। देखिए, सबका अलग अलग राय है। यहाँ पे मजदूर से लेके यहाँ पे मजदूरी लोग। अब युवाओं से जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल। आप कहाँ से हैं? अरे बोलिए ना, आपकी राय क्या है? आप युवा है, सरकार के बारे में क्या सोचते हैं? भाजपा या कांग्रेस की सरकार होनी चाहिए? कांग्रेस की सरकार होनी चाहिए। उतना नहीं मालूम, लेकिन होनी चाहिए। जैसे हमारे घर नहीं, आपका मन क्या है? आपका राय क्या है? अपने रमन चाहिए बस इतना। अच्छा, रमन चाहिए आपको।
अभी तो लोकसभा चुनाव है, संतोष पांडे है और कांग्रेस से भूपेश बघेल जी है, पूर्व सीएम। तो आप किसको वोट करना चाहेंगे? वो तो नहीं बता सकते मैम। अच्छा, जो आएगा उसी को देंगे, जो चलाए सरकार वो इसी को देंगे वोट। तो 5 साल कांग्रेस की सरकार रही है, 15 साल पिछले 15 बीजेपी की सरकार रही है, अब अभी फिर से बीजेपी की सरकार आ गई है। तो क्या किए क्या नहीं किए उस समय तो हम नहीं जानते। अपने समय में जो करेगा हम उसी को वोट देंगे। आप पढ़े लिखे हैं? नहीं मैम, उतना नहीं पढ़े लिखे। तो आप युवा है, युवा आपका सरकार बहुत सारी योजना निकाल रही युवाओं के लिए। नहीं मालूम मैम, पता नहीं। नीरा जी जी, मेरा एक सवाल यहाँ पर यह है कि लोग भूपेश बघेल को पसंद कर रहे हैं, लेकिन भूपेश बघेल पर कई आरोप लगे हैं। महादेव ऐप जैसे घोटाले का आरोप लगा है, उसको लेकर जनता क्या सोचती है? जी बताइए आपका। मैं ये बोल रहा हूँ, जनता ये चाहती है, भूपेश बघेल बोल रहा है इतना साल हम लोग ने भरोसा किया, ठीक है, कुछ तो किया नहीं, पर अभी बोल रहा है 1 लाख रुपए डालूंगा। मैं बोल रहा पहले 1 लाख डाले सबके जनता के खाते में। ये मत हो कि सब कौन है, ये ऐसा है वैसा है, आधे लोगों का आ रहा है, कोई लोगों का नहीं आ रहा है पैसा। पहले डाले 1 लाख रुपए, कम से कम कोई गरीब व्यक्ति तो पैसे का सही उपयोग करे, अपना बिजनेस खोले, क्योंकि यहाँ एक भी कंपनी नहीं है मैम, कंपनी होना बहुत जरूरी है। तो 1 लाख डाल भी दे, कंपनी भी चाहिए छत्तीसगढ़। आपको लगता है कि पूरे यहाँ पर कांग्रेस की सरकार आएगी तो 1 लाख देने की बात कर रही है? यहाँ तो 5 साल सरकार रही है, 5 साल उनकी, और वो मुख्यमंत्री रहे, उनके ऊपर बहुत सारे महादय जैसे ऐसे कई उनके ऊपर भ्रष्टाचारी का आरोप लगा है। चाहे शराब घोटाला की बात करो, चाहे राशन घोटाला की बात करो, चाहे गोबर घोटाला की बात करो, लगातार जो है भाजपा के पार्टी के द्वारा लगातार उनके ऊपर आरोप लगा है। हम लोग को नहीं पता, ठीक है, अपने को नहीं पता क्या किया उसने घोटाला, क्या नहीं किया, वरना जो बोल रहे भूपेश बघेल 1 लाख रुपए डालने की जनता लोगों को। आपको विश्वास नहीं लगता है वो 1 लाख? कितने साल था, अभी जो भी था 5 साल था ना, पहले डाले, बोल रहा हूँ पहले डाले, उसके बाद देखेंगे, मतलब देखेंगे नहीं, डिसाइड कर लेंगे। पहले 1 लाख नहीं डालेंगे तो क्या वोट नहीं करेंगे? अब वो तो जनता बताएगी मैम। आपकी क्या राय? मैं ये बोल रहा हूँ, जनता चाहती है कि पहले 1 लाख डाले, तो उसमें जनता, मतलब आप सीधी बात करें कि का मौका नहीं है। इतने साल से तो कुछ किया नहीं ऐसा लग रहा है, क्योंकि हम लोग राजनांदगांव में इतने साल से हैं। अभी तक जो भी लाभ मिला वो भी सारे गरीब लोगों को मिला, खेती की सारी गरीब लोगों को मिला, किया है उसने भी, ऐसा नहीं कि नहीं किया। राजनांदगांव के लिए क्या किया है? वो कुछ नहीं दिखा मैम, कुछ नहीं दिखा। जीरो है, राजनांदगांव भी नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ कि अब जनता चाहती है पहले 1 लाख रुपए डाले, उसके बाद जनता डिसाइड कर लेगी। नीरा जी, यहाँ एक सवाल और बनता है कि जो बीजेपी सांसद है संतोष पांडे, उनके बारे में जनता क्या सोचती है? क्योंकि वो पिछले बार के भी सांसद है, 2019 का लोकसभा चुनाव भी उन्होंने जीता है। पहले डाले बोलता हूँ, ठीक है। एक चीज बताइए भाई साहब, अभी 5 साल पहले सांसद रहे हैं, उसके बारे में क्या राय है? प्रत्याशी के रूप में अपने क्या राय है, उसके बारे में क्या राय है? पांडे जी क्या किया है? अब वो पहले भी था, और प्लस उससे अपने को कोई मतलब नहीं संतोष पांडे से, हम तो जानते भी नहीं, आज के युवा है, अपने को बस मोदी को जानते हैं, जो भी है मोदी है सब है। अच्छा, मोदी है तो सब है। इस युवा भाई साहब का कहना है कि छत्तीसगढ़ सांसद ने क्या किया क्या नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं है, मोदी जी सब है। इस तरह से युवाओं की अलग अलग यहाँ पे राय आती है, भाजपा कोई कांग्रेस, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर जो है भूपेश बघेल जो है राजनांदगांव के लिए ऐसा आप कोई काम नहीं किए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर लगातार आज अभी तक के जो है लगातार बीजेपी की ही सांसद बनते आएंगे, और छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली बार कांग्रेस के विधायक सांसद बने, बीजेपी आ रहे हैं। और अभी वही जो पूर्व में वही है, अभी
चुनाव जो सांसद है संतोष पांडे, उसी को फिर से दोबारा यहाँ उतारा गया है। जी नीरा, जिस प्रकार से लोगों की बातें आ रही हैं उससे यह साफ जाहिर होता है कि वहां के प्रत्याशी को कोई नहीं जानता, लोग सिर्फ मोदी के नाम पे वोट कर रहे हैं। पिछली बार की बात करूं, 5 साल पहले तो प्रत्याशी के रूप में जब राजनाथ को लोकसभा में उतारा गया था, उस समय भी लोग उनको नहीं जानते थे, लेकिन मोदी की गारंटी से पिछली बार भी संतोष पांडे जो है मोदी के गारंटी के आधार पे वो जो है प्रत्याशी जो है जीत हासिल की थी। और उसी तरह अभी जो कहीं न कहीं कांग्रेस का भी आरोप है कि इनका नाम भी क्या है लापता सांसद कांग्रेसियों ने एक नारा डाला है। जी तो इस तरह से जो है कहीं न कहीं वो पूरे लोकसभा जो क्षेत्र बड़ा होता है लोकसभा क्षेत्र, और 5 साल में भी लगातार सभी जगह जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्षेत्र भी बहुत बड़ा है। कई लोग उनका देखे नहीं है। लोकसभा सांसद का काम कुछ अलग है और विधायक का काम जो है एक अलग अलग क्षेत्र इन लोग का काम बटा हुआ रहता है, तो हर जनता के पास पहुंच पाना भी पॉसिबल नहीं होता है। जी नीरा जी, मैं बोलना चाहती सीएम आपको मातारी बंधन वाला योजना मेरे को पेंशन मिलता है, आप लोग बोलते हो नहीं कि वहाँ 500 डाल के मिलेगा, कोई नहीं देने वाला नहीं दिया। हमारे मोहल्ले में बहुत लोग बोली। अच्छा, निराशी में जोड़ के दूंगा बोला, कहाँ दिया है? 2 महीना हो गया, इन लोग को तो मिल गया, क्यों नहीं मिला हमको? अभी आपकी क्या राय है, कौन सी आप भूपेश बघेल को करेंगे या संतोष पांडे को? वो तो भूपेश को दूंगी। बंजर हमारे लिए घर बनाए, दुआर बनाए, पर रहने के सहारा चिखली में रहती, मेरा नाम पता नहीं लिखो। मेरे को 500 वर्ष के ऊपर एक भी नहीं मिला। आपको घर कौन दिया है? अरे इंदिरा गांधी के राज में हमको पट्टा मिला, फ्री पर अभी घर पे बना के दिया है। अच्छा, वही आपको कौन दिए घर बना? इंदिरा गांधी ने दिलवाई हमको पट्टा। अच्छा, हाँ, या बहुत हिंदी मालूम है। और अभी तक मकान भी बना के दे कर रहे हैं, भले वो हारे मगर हम लोग हमारा पूरा परिवार और हमको नहीं चाहिए 1000 जीवन में बोलेंगी दिया। इस तरह से यहाँ पे मजदूर युवा और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। मैं क्लियर से और बात करना चाहूंगी। जी बिल्कुल, इधर आइए। जी भी, आप कहाँ से हैं? जय, नाम क्या है? अशोक कुमार यादव। अच्छा जी भैया, यहाँ पे बताइए कि यहाँ 15 साल पहले लगातार जो है बीजेपी की सरकार रही है, उसके बाद 5 साल बाद जो है बदलाव की लहर में कांग्रेस की सरकार आई, अब फिर से जो है बीजेपी की सरकार आ गई है। अब जो है पूर्व जो 5 साल जो मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल जी, उन्हीं को यहाँ पे कांग्रेस ने यहाँ पर लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के रूप में उतारा गया है, और वही भाजपा के जो संतोष पांडे जो अभी वर्तमान जो सांसद है उसको फिर से रिपीट करके उनको भाजपा ने फिर प्रत्याशी के रूप में दिया है। तो यहाँ पे भूपेश बघेल की जो 1 लाख की बात जो करते हैं, हमारी सरकार बनेगी तो 1 लाख देंगे, और यहाँ पे बहुत सारे जो मोदी सरकार जो है नरेंद्र मोदी जी, वो बहुत सारे गारंटी के रूप में दिया हुआ है। चाहे महंगाई बंधन की बात करो, चाहे किसानों की बात करो, 2 साल बचा बोनस को भी दिए है, 3100 धान खरीदी किए। लगभग यहाँ की जो वर्तमान अभी जो मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय, उन्होंने भी लगभग 3-3.5 महीना में उनका कहना है हमें जो घोषणा पत्र लोगों के पास जन घोषणा पत्र थे उसमें 90% हमने अपना वादा पूरा किए हैं। तो अब क्या लगता है 10 साल में भी मोदी ने बहुत सारा काम किए, जिनके आवास योजना की बात करें, ऐसे बहुत सारी योजनाएं, महंगाई बंधन में भी उन्होंने जन घोषणा गारंटी दी थी, लेकिन 2 महीना में लगातार 2 महीना महिलाओं को भी उनकी फायदा मिले। क्योंकि इसके बारे में आप क्या राय है कि कौन सी सरकार के ऊपर भरोसा किया जाए? बीजेपी। अच्छा, बीजेपी क्यों किया? बीजेपी ही ठीक है। अच्छा, क्यों ठीक है? क्या उनके अच्छा उनके कामों से आप संतुष्ट हैं? हाँ। खुश हैं?
जी नीरा जी, आप जनता के बीच में हैं, मैं जानना चाहूंगी कि वहाँ की जनता के जमीनी मुद्दे क्या हैं, वहाँ की जनता वास्तव में क्या चाहती है? आप जैसे यहाँ पर बहुत सारे जो महिलाओं से लेके युवा बुजुर्ग सारे लोगों के लिए अलग अलग योजनाएं हैं, तो यहाँ की मेन मुद्दा क्या है और क्या किस तरह से होना चाहिए? विकास होना चाहिए, विकास करते रहे, बेरोजगारी हटना चाहिए। अच्छा, कि इनका कहना है यहाँ पर विकास होना चाहिए और बेरोजगारी जो बढ़ा हुआ है उनको रोजगार मिलना चाहिए। मेन मुद्दा है यहाँ के युवा है। यहाँ पे लगातार कांग्रेस की सरकार ने भी बहुत सारे युवाओं को जो है नौकरी लगाने की बात की थी, नौकरी देने की बात की थी, लेकिन 5 साल में से कई बच्चे हैं जिनका धीरे धीरे जो है उम्र भी निकलने जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं युवाओं को जो है ठगा महसूस करते हैं। युवा पढ़ा लिखा आज भी बेरोजगार है। रहा सवाल विकास की बात, तो विकास तो जो है इसके पहले जो 15 साल सरकार रही है तो काफी विकास हुए, चाहे रोड की बात करें चाहे नाली की बात करें, विकास में पूरे छत्तीसगढ़ में काफी विकास हुई थी। बट राजनांदगांव जिले की बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आम जनता की भी बहुत सारे आरोप है, पार्टी की भी बहुत सारे आरोप है कि राजनांदगांव लोकसभा जो की हाई प्रोफाइल सीट है और ये पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार करते हुए 5 साल जो रोड जो खराब हुआ था उसको रिपेयरिंग भी नहीं किया, कोई भवन टूटा हुआ था उस भवन को रिपेयरिंग भी 5 साल नहीं किए हैं। तो वो इस तरह से जो राजनांदगांव यहाँ के बहुत सारे जो कार्यालय भी हैं उस कार्यालय को भी वो जो अपने गृहग्राम भिलाई रायपुर शिफ्ट कर दिए हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ की जनता जो है उनसे काफी नाराजगी दिखाई दे रही है और उन्होंने यहाँ राजनांदगांव जिले के लिए सौतेला व्यवहार की तरह जनता से राय है और भाजपा के भी बहुत सारे इस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं। जी नीरा जी, यहाँ पर एक सवाल और खड़ा होता है कि लगातार काम तो किए गए हैं, लेकिन जो भूपेश बघेल हैं उन्हें कहीं ना कहीं ओबीसी चेहरे के रूप में उतारा गया है कांग्रेस पार्टी ने। तो क्या लगता है कि 25 साल से सियासी वनवास झेल रही कांग्रेस अब फिर से उनका वनवास खत्म होगा, ये वनवास लगातार चलता रहेगा? नहीं मैम, यहाँ पर जो है ये चलता है जाति वर्ग या पिछड़ा वर्ग अलग अलग, लेकिन मेन यहाँ पे जो है पिछड़ा वर्ग और आदिवासी की बहुमूल्य क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं जाति के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। लेकिन लोग जो है जनता जो है मतदाता जो है पूरी तरह से जागरूक हो चुके हैं और किसी के कहने पे या किसी के बहलाने या फुसलाने से या उनको किसी तरह की लालच या पैसा देखिए मतदाताओं को खरीदा नहीं जा सकता, लेते जरूर है, लेकिन यहाँ पे मतदाताएं पूरी तरह से जागरूक हो चुके हैं आज के डेट में और सब लोग जानते हैं कि कौन हमारा विकास कर सकते हैं। मेन मुद्दा को देखते हुए विकास जो अच्छा विकास करे उसके आधार पे जो है यहाँ पे लोग जनता जो है मतदाता जो है उस आधार पे वोट करते हैं। जी नीरा, यहाँ पर कांग्रेस के लिए एक और मुद्दा खड़ा होता है। एक तो भूपेश बघेल पर कई आरोप लगाए गए हैं, इसी के साथ ही कांग्रेस के अंदर गुटबाजी भी देखने को मिल रही है। गुटबाजी के साथ साथ कांग्रेस में कलह भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, इसका क्या असर होगा? जी, उनके पे लगातार चाहे महादेवेश की बात करें, चाहे गोबर घोटाला की बात करें, चाहे राशन घोटाला की बात करें, चाहे शराब घोटाला की बात करें, इस तरह से उनके ऊपर लगातार आरोप लगाई जा रहे हैं भाजपा के लोग और उनके बहुत सारे ऐसे कांग्रेस नेता है जिनके ऊपर लगातार अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाजपा जो है लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बड़ी बड़ी और खुलासे किया जा रहा है। जैसे उनके ही करीबी नेता जो नवाज खान जो है भूपेश के एकदम खास माना जाता है, तो उनके ऊपर भी बैंक का जिला सहकारी बैंक में अध्यक्ष के रूप में वहाँ बैठाला गया था, वहाँ भी उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए करोड़ों रुपया का घोटाला वहाँ पर नुकसान पहुँचाया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे राजनांदगांव जिले में जो है उनके ऊपर लगातार उनके और भीतर खात की बात करूँ तो कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं अभी आज उनका ये राजनांदगांव जिला में 45 दिन होगा लगातार राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में उनका दौरा, लेकिन पूरे 44 दिन बीतने के बाद आज 45वां दिन है, लेकिन डायरेक्ट भिलाई से दौरा करने आते हैं, जनसंपर्क करते हैं, जहाँ जहाँ उनका प्रोटोकॉल बना है वहाँ उसके बाद फिर वो प्रचार करके
जनसंपर्क करके सीधे अपने फिर गृह निवास चले जाते हैं। मतलब यहाँ पर जी। कार्यकर्ताओं से न आम जनता से एक दिन भी बैठना या उन लोगों के साथ रहना अभी तक उनका इस तरह से दूरियां बना के रखे हुए हैं। जी, एक तरफ कांग्रेस के भूपेश बघेल हैं जिनके ऊपर कई आरोप है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के संतोष पांडे हैं जिनकी राजनीतिक छवि एकदम साफ है। एक तो वो आरएसएस से आते हैं, तो इसका कहीं ना कहीं फायदा उन्हें मिलता दिखाई देगा, लेकिन अगर हम जनता की बात करें तो जनता संतोष पांडे को पहचानने से भी इनकार कर रही है। जी, कहीं ना कहीं 5 साल जो है उनका जो कार्यकाल जो रहा है संतोष पांडे के जी, वो जो है 5 साल में कहीं ना कहीं चाहे वो रेल विभाग की करोड़ों रुपया जो है अभी लोकार्पण हुआ है रेल विभाग में, अलग अलग चाहे डोंगरगढ़ की बात करें, चाहे पनियाचूर की बात करें, चाहे राजनांदगांव स्टेशन की बात करें, इस तरह से उन्होंने लगातार, और रहा सवाल जनताओं से तो लगातार संपर्क में रहे। रहा सवाल क्षेत्र जो है बहुत बड़े हो जाते हैं लोकसभा क्षेत्र, तो जहाँ इस तरह से उनको जनता के बीच में आना चाहिए उस तरह से नहीं आए कहीं, क्योंकि कई लोग जो है संतोष पांडे को आज भी जानने या पहचानने में आम जनता जो है गांव क्षेत्र खास करके ग्रामीण क्षेत्र में या जंगल क्षेत्र में अभी भी उनको लोग जानते नहीं। अभी 2-4 महिलाओं से भी बात किए तो रियल में अभी जो है प्रत्याशी को कई लोग उनको पहचानने में भी नकार रहे हैं। जी, एक तरफ भूपेश बघेल है जो जनता में काफी ज्यादा लोकप्रिय है, लेकिन उन्हें लोकप्रियता से सामना पीएम मोदी की लोकप्रियता से करना होगा, क्योंकि लोग पीएम मोदी के नाम पर वोट कर रहे हैं, ना कि संतोष पांडे के नाम पर। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है संतोष पांडे भी आम जनता की आवाज हर व्यक्ति से पूछा जाए तो सबसे पहले संतोष पांडे नहीं, यहाँ पे मोदी की गारंटी, विधानसभा में भी यही चला है मोदी की गारंटी, और उन्हीं की गारंटी के आधार पे यहाँ पे भाजपा की सरकार जो है कायम हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसी तरह पिछले वर्ष की तरह इस बार भी मोदी की गारंटी के आधार पे यहाँ पे कहीं ना कहीं संतोष पांडे जो है अपनी पूरी ताकत, और यहाँ के भाजपा के कार्यकर्ता भी एकजुट होकर पूरी ताकत छोड़ती हैं। जी, कुल मिलाकर कहा जाए तो भूपेश बघेल के लिए जीत की राह आसान नहीं होगी, और राजनांदगांव सीट कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों के लिए नाक का सवाल बन गया है। जी, अभी 2 दिन पहले यहाँ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यहाँ पे बताया कि उनके ऊपर तो रोक प्रत्यारोप, इतने घोटाला पे घोटाले, दागदार प्रत्याशी कहा गया है, और संतोष पांडे को जीतने के लिए उन्होंने आसान कर दिया है। इतने कमजोर प्रत्याशी को राजनांदगांव में उतारा गया है, ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान है। जी नीरा जी, इस पूरे खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजनांदगांव की लोकसभा सीट छत्तीसगढ़ की काफ़ी हॉट सीट मानी जाती है। आपको बता दें कि यह सीट 1952 में पहली बार अस्तित्व में आई। वहीं इस सीट पर 2009 से लगातार बीजेपी का कब्जा है। अब देखना यह होगा कि इस चुनाव में जनता किसे चुनती है, भूपेश बघेल को या फिर संतोष पांडे को। वहीं जनता की बात करें तो जनता के भी कई मुद्दे हैं। एक तरफ कुछ जनता चाहती है कि भूपेश बघेल जीते, तो वहीं कुछ लोग पीएम मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं। देश के मत में फिलहाल इतना ही। बने रहिए खबर भारत 360 के साथ। नमस्कार।